जय भीम साथियों, आप सभी को दलित लेखक संघ की रजत जयंती के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और चूँकि मैं प्रगतिशील लेखक संघ का भी नुमाइंदा हूं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो संस्थापक थे मुल्कराज आनंद, उन्होंने सबसे पहले मेरे ख्याल से अछूत द अनटचेबल्स नाम का उपन्यास लिखकर अंग्रेजी में ये बताया था कि भारत में दलितों की स्थिति आज़ादी से पहले क्या थी। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो उपन्यास हमारे लिए बहुत मानक है, द अनटचेबल्स जो है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा है कि भाई प्रगतिशील लेखक संघ या हमारी जो मार्क्सवादी जो लेखक हैं उनके संज्ञान में शायद दलित नहीं रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको उस इतिहास से ही बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी विनील विश्वास जी ने कह दी और इससे पहले वाले सत्र में राजेश कुमार जी ने, तो मैं कुछ दूसरे प्रसंगों पर बात करना चाहूँगा कि लोकतंत्र में संस्कृति क्या होती है। संस्कृति वह जो जीने की पद्धति है जिससे आप एक समाज को प्रतिबिंबित होता हुआ देख सकते हैं उसके सामाजिक संस्कारों में, व्यवहार में, कि वो समाज किस तरह से संचालित हो रहा है और अपने लिए क्या मानक गढ़ रहा है। लेकिन पिछले 75 सालों में ही कह लीजिए कि दलित समाज की संस्कृति के नाम पर हम अगर नाटक, कला, साहित्य की बात करते रहेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। हमें शायद समाज की उन गतिविधियों से भी संस्कृति को देखना चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधक बनी हुई है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे समाज में से कोई एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो उसे अपने पीछे वाले लोगों को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारे ही समाज के बड़े बड़े अधिकारी या कुछ भी कह लीजिए जो बड़े हो जाते हैं इस जाति व्यवस्था के सोपान क्रम में, जिसको कहना चाहिए कि ब्राह्मण और बनिए और उस वाले सोपान क्रम में जो आगे बढ़ जाते हैं वो पीछे वालों को भूल जाते हैं और दुर्भाग्य से उसी ब्राह्मणवाद के पोषक बन जाते हैं जिससे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ने के लिए कहा था। आज हम दुर्भाग्य से हमारे देश में हमारे जिनको दलितों का नेता होना चाहिए, जिनको उनका उद्धारक होना चाहिए था, वे तमाम तरह के संसाधन जुटाकर, पैसे जुटाकर अंत में करते क्या हैं? एक सवामणि कर लेंगे, कोई भोज कर लेंगे, मंदिर बनवा देंगे, धर्मशाला बनवा देंगे, इससे अधिक नहीं करते हैं। जबकि उनका काम होना चाहिए था कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, या जो उनके आसपास के दूसरे लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ें। तो ये जो संस्कृति विकसित हो रही है ये बहुत ख़तरनाक है और उस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर रजनी कोठारी ने एक जगह लिखा है कि ब्राह्मणवाद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के जरिए ही विद्रोही चेतना को कुंद कर देता है। तो जो विद्रोह की चेतना हमारे भीतर होनी चाहिए, तो हम उस ब्राह्मणिकल शिकंजे में कसकर या फंसकर अपनी चेतना को कुंद कर लेते हैं और बाकी आने वाले हमारे जो भी पीढ़ियाँ होती है उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं बनाते। साहित्य की बात चली तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो हमारे पारंपरिक या मिथक हैं या जो भी हमारे ग्रंथ हैं वो उनको डिकोड करना भी चाहिए, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। असल में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ होते हैं उनको डिकोड करने की ज़रूरत हर युग में होती है, क्योंकि हर युग के हिसाब से हम उनके अर्थ निकाल सकते हैं।
क्योंकि मिथक और पारंपरिक प्रतीकों में भी सौंदर्य होता है, और उस सौंदर्य की वृद्धि तब होती है जब उसमें से आप प्रतिरोध की ताकत को निकाल सकें। जैसा कि हम देखते हैं भैरप्पा के उपन्यासों में, देख लीजिए, या अभी आनंद नीलकंठन के जो उपन्यास हैं इधर, असुर हो और दूसरे जो उपन्यास हैं, तो एक पूरी समानांतर संस्कृति, प्रतिरोध की संस्कृति को जो बढ़ावा देने वाले लेखक हैं, वो हमें उस पर काम करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यक हिंदू, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शायद कथन है कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यक हिंदू संप्रदायवादियों के जहरीले दांतों को तोड़ना आवश्यक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज में, हमारी राजनीति में हम लोग, या एक बहुत बड़ा हमारा दलितों का जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो हिंदू संप्रदायवादियों के साथ चला गया है, और ये बहुत चिंताजनक है। राजेश जी ने पिछले सत्र की अध्यक्षता करते हुए नाट्यशास्त्र की, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की चर्चा की थी, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने उसमें बहुत अच्छा उसका विश्लेषण किया, किस तरह से अमृत मंथन का जो मिथक था उसको डिकोड किया। मैं कहना चाहता हूँ कि उस भरतमुनि का नाट्यशास्त्र जो है वो हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं उसका मूल आधार है। और अगर आप देखेंगे तो उस बनाया किस लिए गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि उस समय समाज में जो व्याप्त दुराचार था उसको रोकने के लिए और लोगों को शिक्षा देने के लिए कि सदाचार की स्थापना कैसे की जाए, उसके लिए नाट्यशास्त्र की रचना की गई। और उसमें उसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? हम ही लोग थे, जो शिल्पी थे, श्रमिक थे, गायक, नर्तक, कलाकार, जिनको शूद्र कहा जाता है। उन्हीं लोगों ने उस समाज को शिक्षा देने का काम किया जो श्रम नहीं करते थे, यानी जो कि राजसत्ता थी। और ये परंपरा बहुत समृद्ध रही है। और हमें अगर संस्कृत नाटकों की बात की जाए, या संस्कृत के जो बहुत पुराने ग्रंथ हैं, इसमें बाण भी आते हैं, तो उनके अंदर हमारे तत्कालीन समाज का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है। तो और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों को उनको डिकोड करके, और आज के समय में अगर हम उसको वापस प्रस्तुत करें, तो हमारे सामने एक नए तरह का समाज हम बना सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र थे, वो बता रहे थे कि वो ईरान गए, तो वहाँ उन्होंने कहा, एक कोई जैसे आर्ट सेंटर होता, मल्टी आर्ट सेंटर में गए, तो वहाँ उन्होंने एक चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखा। तो उन्होंने कहा, तुम क्या पेंट कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं प्री इस्लामिक हिस्ट्री जो है और उसका जो दर्शन है उसको पेंट कर रहा हूँ। फिर वो एक दूसरी जगह गए जहाँ थिएटर हो रहा था, तो उन्होंने थिएटर वालों से पूछा कि आप लोग कौन सा नाटक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम प्री इस्लामिक हिस्ट्री को बेस बनाकर नाटक कर रहे हैं। तो उनसे पूछा कि ये क्यों? कि आज, तो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ आज हो रहा है इसकी जड़ें हमें उसमें दिखाई देती है कि हम उस माध्यम से इनसे लड़ सकते हैं। तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, या जो हमारे सांस्कृतिक जो थातियाँ हैं, हमारे जो बहुमूल्य ग्रंथ हैं, हमें उनको डिकोड करना चाहिए और आज के समय में हम उसको पेश कर सकते हैं। अभी रंगमंच की बात थिएटर ऑफ ऑपरेस विनील विश्वास ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और इससे पहले वाले सत्र में भी बताया गया था कि किस तरह से गांव-गांव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में उस तरह के नुक्कड़ नाटक दलितों की टुकड़ियों द्वारा किए गए हैं, जिनसे हमारी जो चेतना है वो विकसित होती है। और ऐसा ही नहीं कि मैं जयपुर शहर में रहता हूँ, वहाँ भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों पर नाटक हुए हैं। या हमारा एक मित्र है दौलत वैद, वो वाल्मीकि समुदाय से है, और वो यहाँ बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। वो हमारे साथ कभी शुरू किया था उसने, लेकिन आज वो श्री राम सेंटर में शायद काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और उन्होंने अमृतलाल नागर के उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया। तो और सिनेमा में जैसे अभी आपने पा रंजीत की बात की, मैं कह रहा हूँ पा रंजीत का सिनेमा सिर्फ दलितों के प्रतिरोध का ही सिनेमा नहीं है, उसके अंदर दलितों का सौंदर्य शास्त्र भी है।
जब आप उस फिल्म उनकी सिनेमा को देखेंगे तो उसमें आपको जो एक गहरा नीला रंग दिखाई देता है, और उसके साथ ही जो दलितों की पूरी पृष्ठभूमि है वो कौन से जगह पे रहते हैं, वो मुंबईया सिनेमा से बिल्कुल हटकर एक प्रतिरोध का सिनेमा इसलिए है कि उसके अंदर हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारी सांस्कृतिक जो पूरी गहराई है उसके अंदर दिखाई देती है। संगीत में आपने पंजाबी के उस माही की चर्चा की, हाँ कि निमाही की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर वो एक और भी धारा है जो कनाडा और इधर पंजाब में बहुत लोकप्रिय हुई है, वो मुंडे चमारा है। तो वो लोग अपने गानों के माध्यम से लोगों में चेतना पैदा कर रहे हैं। मराठी में तो खैर बहुत लंबी परंपरा है, संभाजी भगत, शीतल साठे और भीमराव कार्डे की बात आपने की ही है। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत मिस करता हूँ कि शायद हमारे पास चित्रकला में अभी तक प्रतिरोध की वो ताकत उस तरह से बहुत विकसित नहीं हुई है, या हो सकता है मेरे संज्ञान में नहीं हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ललित है वो मूलतः दलित है। फाइन आर्ट्स आर ऑलवेज ऑप्रेस्ड आर्ट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास, बिकॉज कि अभी रजनी जी ने एक बात कही थी कि हमें शिल्प नहीं चाहिए। अरे शिल्प क्यों नहीं चाहिए? शिल्प तो हम खुद बनाते हैं, हम शिल्पकार हैं। हम ही ने इस दुनिया को सुंदर बनाया, हमारे श्रम से ही ये दुनिया बनी है, और श्रम ही प्रतिरोध का माध्यम है। अगर आप किसी आदमी को जेल में बंद कर दोगे तो वो श्रम से ही तोड़ के निकलेगा, उसको वो चिंतन से नहीं निकलेगा। तो मैं समझता हूँ कि श्रम और शिल्प का जो सौंदर्य है उसको साथ रख के ही हम दलित साहित्य या दलित कलाओं में प्रतिरोध की चेतना की बात कर सकते हैं। और हमें कभी भी उन महान परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए जो हमें विरासत में मिली हैं। और उसके लिए जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह कहीं किसी भाषण में कहा था कि अगर वो तुम्हें कुछ नहीं करने दे रहे हैं तो तुम अपनी संस्कृति को फैलाओ, क्योंकि संस्कृति के अंदर ही प्रतिरोध की कला छिपी हुई है। और उस कला को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, उसे आगे नहीं ले जाएंगे, मैं नहीं समझता कि हम एक बेहतर संस्कृति का निर्माण कर सकेंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।